तो अभी तक अपन ने मोमेंटम कंजर्वेशन, सेंटर ऑफ मास की मोशन, इन सब पे बेस्ड बहुत सारे टाइप के सवाल किए हैं। ठीक। अब अपन एक नेक्स्ट पार्ट में चल रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। पहले अपन इम्पल्स के बारे में सीखेंगे, फिर अपन चलेंगे कि इम्पल्स और मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड एक केस आएगा जिसको अपन कोलिजन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसके पहले अपन इम्पल्स सीखेंगे कि इम्पल्स क्या होता है, व्हाट इज इम्पल्स। इसको जनरली जे वेक्टर से लिख देते हैं, कुछ जगहों पे आई वेक्टर से भी लिखा होता है। व्हाट इज इम्पल्स। तो कहते हैं अगर एक किसी पार्टिकल पे फोर्सेस लग रहे हो, तो फोर्सेस लगने के कारण उसका मोमेंटम चेंज होता है। मैं आपसे कहूं कि अगर F को लिखो, नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो F को किसी पार्टिकल पे अगर मैं सारे फोर्सेस का सम लिखूं, तो फोर्स को आप क्या लिखते हो, dp अपॉन dt। तो मैं अगर पूछूं कि dp वेक्टर को क्या लिखोगे, तो दिस इज F dt। इसको अगर दोनों साइड इंटीग्रेट किया जाए तो ये बनेगा डेल्टा p, और ये बनेगा इंटीग्रेशन एफ डी टी 0 से t तक या t1 से t2 तक, जहां से जहां तक कहा जाए। ठीक है, ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ना, दिस इज इम्पल्स, इसको इम्पल्स कहते हैं। एंड दिस इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, है ना। इसको ऐसा जे वेक्टर लिख देते हैं, इम्पल्स। और ये जो थ्योरम लिखी हुई है, मतलब मैंने क्या लिखा है, जे वेक्टर दैट इज इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम दैट इज p final minus p initial that is m into v final minus v initial that is integration f dt t1 से t2 तक। एक ही बात है सबके साथ। दिस इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इम्पल्स क्या हुआ, ये तो मैंने मैथमेटिकल लिख दिया, तो दिस इज इम्पल्स। तो व्हाट इज इम्पल्स, अगर कोई फोर्स F या कुछ फोर्सेस का सम एक पार्टिकल पे लग रहा हो, तो एफ डी टी का जो इंटीग्रेशन होता है उस पूरे इंटरवल में, दैट इज नोन एज इम्पल्स ऑन द पार्टिकल। उसको क्या बोलते हैं, पार्टिकल पे लगने वाला इम्पल्स। और इम्पल्स के कारण क्या होता है, पार्टिकल का मोमेंटम चेंज होता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्पल्स, द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल चेंजेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मतलब ऐसा मान लो ना कि अभी तक मैंने आपको फिजिक्स में जो बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम सिखाई हैं अभी तक, जो आपने मैकेनिक्स सीखी है, उसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन सीखी है आपने, वो है नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। और आप समझदार हो गए तो आप जानते हो रिलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहली इक्वेशन ये सीखी है। फिर एक दूसरी इक्वेशन आपने सीखी है मोमेंटम कंजर्वेशन की, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, जो कब लगाते हैं, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो। फिर एक तीसरी इंपॉर्टेंट आपने सीखी है वर्क एनर्जी थ्योरम, कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और फिर इसी का एक पार्ट था मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू 0। सबकी अपनी अपनी कंडीशंस हैं कि क्या कब यूज करते हैं। ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आपने सीखी है, जिसके बेसिस पे आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप ध्यान से देखो तो अभी तक की फिजिक्स में पांचवा इंपॉर्टेंट थ्योरम यही है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, कि इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है। मतलब कोई बहुत अच्छा सवाल होता है ना जो किसी कारण से आपसे रुक रहा हो, है ना। देखो मैकेनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत सिंपल है। आप चार इक्वेशन मैंने साइड में लिखी, चार ये सीख गए, पांचवी इक्वेशन मैंने ये सिखा दिया आपको, तो ये पांच इक्वेशन हो गई। दो इक्वेशन आपको मैं सिखाऊंगा रोटेशन के चैप्टर में। तो लेके देखिए सात एक इक्वेशन है पूरी मैकेनिक्स में, उन सातों में से ही कुछ ना कुछ लगना होता है। तो मैकेनिक्स के जो भी क्वेश्चन है उन सातों इक्वेशंस में से ही अपने को सोचना होता है कि कौन सी इक्वेशन अपने को यहाँ यूज करनी है ओवरऑल पूरी मैकेनिक्स की, है ना। और बहुत ही सिंपल है सोच पाना। ये जो इम्पल्स की इक्वेशन है,
कई बार आप सोच पाओगे कि ये इससे भी नहीं हो रहा, इससे भी नहीं हो रहा, इससे भी नहीं हो रहा, तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से इम्पल्स से हो रहा होता है। आगे अपन देखेंगे ऐसे बहुत से क्वेश्चन जब अपन आगे चलेंगे मैकेनिक्स में तो अपने को मिलेंगे कि बहुत सारे सवाल अपने को समझ नहीं आ रहा था कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो उसको अपने को इम्पल्स से सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये इम्पल्स का यूज है। इसकी इंपॉर्टेंस बताई मैंने कि इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ मैकेनिक्स जो आप स्टडी करोगे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। कि इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर आप यूनिट वाइज देखो इम्पल्स को, एक तो इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं इम्पल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊं आपको कि इम्पल्स के बारे में, फर्स्ट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? तो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन। इसकी यूनिट क्या होती है? व्हाट इज इट्स यूनिट? तो आप सोच के देखो, मोमेंटम माइनस मोमेंटम, मोमेंटम ही तो आएगा, तो जो मोमेंटम की यूनिट होती है वही इसकी भी यूनिट होती है, दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन में, यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड। आप एक चीज और ध्यान से देखिए, मैंने इम्पल्स को डिफाइन किया एफ डी टी का इंटीग्रेशन t1 से t2 तक। इसका मतलब अगर मैं एरिया अंडर एफ टी ग्राफ कैलकुलेट करूं, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया, मान लीजिए फोर्स है, ये टाइम है, और ये कहीं से फोर्स टाइम का ग्राफ है, और मैं इस ग्राफ का एरिया t1 से t2 तक निकालता हूँ। दिस टाइम इज t1, दिस टाइम इज t2, मतलब मैं ये एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये एरिया क्या दिखाएगा? इंटीग्रेशन एफ डी टी, कहाँ से कहाँ तक? t1 से t2 तक। और यही क्या होता है? इम्पल्स। तो फोर्स टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया क्या दिखाता है? इम्पल्स, एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। है ना? आप वेक्टर लॉ से भी इसको सोच सकते हो कि मैंने क्या लिखा बेटा? इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम प्लस इम्पल्स। तो ऐसे भी सोच सकते हो कि पहले कुछ मोमेंटम था, उसमें इम्पल्स वेक्टर ऐड हुआ और हमें क्या मिला? फाइनल मोमेंटम। दिस इज इनिशियल मोमेंटम, दिस इज इम्पल्स वेक्टर, एंड दिस इज फाइनल मोमेंटम। है ना? ट्रायंगल लॉ से सिंपल। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स का काम क्या होता है? मोमेंटम को चेंज करना, मोमेंटम को चेंज करना। है ना? अगर एक फोर्स का इम्पल्स आ रहा है तो फोर्स के इम्पल्स से पार्टिकल का मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। अभी तक मैंने आपको इन जनरल इम्पल्स के बारे में बताया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पल्स। कि अगर कोई भी फोर्स है वो किसी टाइम तक काम कर रहा है तो फोर्स इंटू डी टी को अपन इम्पल्स लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स के बारे में हमने सीखा। अच्छा, कई बार ये फोर्स का फंक्शन पता नहीं होगा। फोर्स का फंक्शन अगर मालूम हो तब तो अपन इम्पल्स निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पास एक सिंपल सा सवाल दे दूं कि मान लो आपके पास एक फोर्स है, इफ F इज इक्वल टू 2t न्यूटन, ये फोर्स का फंक्शन है। F इज इक्वल टू 2t न्यूटन, देन फाइंड
impulse of this force from t equal to 0 to t equal to 5 सेकेंड, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकेंड तक इस फोर्स का इम्पल्स बताइए। तो बहुत सिंपल है बताना। तो मैंने क्या कहा, इम्पल्स क्या होता है, एफ डी टी का इंटीग्रेशन। तो फोर्स का फंक्शन कितना है 2t, तो ये हो गया 2t dt, कहां से कहां तक 0 से 5 तक। 2t का इंटीग्रेशन क्या आएगा टी स्क्वायर, कहां से कहां तक 0 से 5 तक। सो इट इज 25 एंड यूनिट विल बी kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज इम्पल्स। 32 कैसे आ गया बेटा, दिस इज इम्पल्स f इक्वल टू 2t। ठीक, ऐसा सिंपल क्वेश्चन आपको दिया हो, फोर्स का फंक्शन आपको दिया हुआ होगा, तो आप फोर्स के फंक्शन को रख के इम्पल्स बता सकते हो, व्हाट इज द इम्पल्स ऑफ द फोर्स। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपको फोर्स के बदले ना एवरेज फोर्स पूछा जाता है, फाइंड द एवरेज फोर्स। आपसे पूछा जाता है बताओ इस टाइम में एवरेज फोर्स क्या लगा। ठीक, तो आप एवरेज फोर्स कैसे निकाल सकते हो, किसी भी क्वांटिटी का एवरेज कैसे निकालते हैं। अगर मान लो फोर्स का फंक्शन दिया हुआ है, तो मैं आपसे पूछूं कि एवरेज फोर्स कैसा होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, एवरेज फोर्स। तो किसी भी फंक्शन का एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, एफ डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, T1 से T2 तक, T1 से T2 तक। तो एवरेज फोर्स यहां से आ रहा है अपने पास, इम्पल्स अपॉन डेल्टा टी, है ना। तो मैं इम्पल्स को ऐसे भी लिख सकता हूं, इम्पल्स इक्वल टू एवरेज फोर्स इंटू डेल्टा टी। दिस इज ऑल्सो इम्पल्स, इम्पल्स इक्वल टू एवरेज फोर्स इंटू डेल्टा टी। की मान लो आपको उस इंटरवल में एवरेज फोर्स पूछा जाए, आपसे कहा जाए एवरेज फोर्स इतना है, तो आपको एवरेज फोर्स को डेल्टा टी टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई किया जाए तो इम्पल्स मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में। तो बहुत बार क्वेश्चंस में एवरेज फोर्स पूछ लेते हैं कि उस बीच के फोर्स का फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। अभी दूंगा ऐसे सवाल में कि आप उस बीच के फोर्स के बारे में कुछ बता नहीं सकते कि फोर्स कैसा लग रहा हो, तो आपसे एवरेज फोर्स पूछ लेंगे। तो एवरेज फोर्स भी ऐसे निकालेंगे, इम्पल्स इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम, एंड दैट इज इक्वल टू, इम्पल्स होता क्या है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल, तो m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दैट इज p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो बहुत बार एवरेज फोर्स पूछ लेते हैं, तो भी यही करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर लें या इन दोनों को इक्वेट कर लें, मतलब एवरेज फोर्स इंटू डेल्टा टी, वो फोर्स जितने टाइम के लिए लगा, दैट इज इक्वल टू इम्पल्स। तो मैं इम्पल्स को एफ डी टी का इंटीग्रेशन भी लिख सकता हूँ, या एवरेज फोर्स इंटू डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ। ये कहाँ से लिखा, तो एवरेज फोर्स की डेफिनेशन से। एवरेज फोर्स किसी भी फंक्शन का एवरेज ऐसे ही निकालते हैं कि आपके पास अगर फोर्स टाइम फंक्शन दिया हुआ है, तो एवरेज फोर्स को ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन एफ डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। ये मैंने आपको सिखाया था डेफिनेट इंटीग्रेशन में, एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो एवरेज फोर्स क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। तो ऊपर की टर्म क्या आ गई, इम्पल्स, और नीचे क्या लिखा हुआ, डेल्टा टी। सो इम्पल्स इक्वल टू एवरेज फोर्स इंटू डेल्टा टी। कोई दिक्कत किसी को यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। जैसे एक सिंपल सवाल बोलता हूँ, देखो ध्यान से, सिंपल सा क्वेश्चन देखना। एक वॉल है, एक बॉल इसकी तरफ आती है ना, यू स्पीड से, और टक्कर के बाद रिबाउंड होती है। द बॉल, वैल्यूज ले लेते हैं ना, एम और यू ना लेके अपन वैल्यूज ले लेते हैं। ये 2 kg की बॉल है, इधर की तरफ आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। इफ द बॉल
rebounds with speed 5 meter per second after hitting the wall. If the ball rebounds with speed 5 meter per second after hitting the wall, find, first question, impulse of force on ball by the wall. कि वॉल ने बॉल पे जो फोर्स लगाया होगा उसका इम्पल्स क्या होगा, बताओ जरा आंसर. The ball rebounds with a speed of 5 meter per second after hitting the wall. Find impulse of the force on the ball by the wall. 2 kg की बॉल है, 10 मीटर पर सेकेंड से आती है और रिबाउंड होती है 5 मीटर पर सेकेंड से. तो इम्पल्स क्या होगा? अपने को आंसर साइन के साथ देना है. इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानना है. आंसर अपने को साइन के साथ देना है. मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं. +10 kg मीटर पर सेकेंड, -10 kg मीटर पर सेकेंड, +30 kg मीटर पर सेकेंड, -30 kg मीटर पर सेकेंड. ये 4 ऑप्शन हैं. कि इम्पल्स क्या होगा. बॉल पे जो फोर्स आ रहा है उसका इम्पल्स क्या होगा. कुछ लोगों का आंसर ए है, कुछ लोगों का आंसर बी है, कुछ लोगों का आंसर डी है. डी बहुत कम लोगों का आंसर है, सिर्फ एक जने का ही आंसर बी है, युवराज का. बाकी ज्यादातर लोगों का आंसर बी आ रहा है. ठीक है, ठीक. ज्यादातर लोगों का आंसर बी है, इसीलिए ज्यादातर लोगों का आंसर गलत है. आप भूल गए कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है. आप भूल गए कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है. आंसर इज डी. आंसर इज डी. ये 10 से गया और ये रिबाउंड होके 5 से वापस आया. ये गलती वापस मत करना कभी, है ना. तो अगर मैं लिखूं इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम इट इज 10 इंटू 2 +20. चाहो तो आप आई कैप लिख लो, मैं आई कैप भी लिख देता हूँ. +20 आई कैप, इधर की तरफ +x, इधर की तरफ -x. वैसे 1D में अपन जनरली आई कैप जे कैप लिखने से बच भी सकते हैं, सिर्फ प्लस माइनस लिख दे तो काम चल जाएगा. आप चाहो तो आई कैप जे कैप भी लिख लो. और फाइनल मोमेंटम रिबाउंड होके ऑपोजिट में आ रहा है, उल्टे में. सो इट इज -10 आई कैप या -10. तो मैं आपसे पूछूं चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो इट इज फाइनल माइनस इनिशियल. So it is -10 -20, that is -30 आई कैप. This is change in momentum, है ना. इसका मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, -30 का. सोच के देखो, इसका मोमेंटम पॉजिटिव में 20 था और अब चेंज हो गया, क्या हो गया, नेगेटिव में 10. इसका मतलब इधर की तरफ फोर्स लगा होगा. सोच के देखो, वॉल ने किस तरफ फोर्स लगाया होगा, इस तरफ. वॉल का जो फोर्स आया होगा बॉल पे, वो कुछ लेफ्ट की तरफ आया होगा, इधर की तरफ धक्का दिया होगा ना वॉल ने, नॉन नॉर्मल रिएक्शन से. तो उस इम्पल्स ने क्या किया होगा, मोमेंटम में चेंज किया होगा. तो फोर्स भी लेफ्ट की तरफ आएगा बॉल पे और चेंज इन मोमेंटम भी लेफ्ट की तरफ होगा. दिस इज इम्पल्स. द आंसर ऑफ इम्पल्स इज -30. डी ऑप्शन इज करेक्ट. The ball rebounds with a speed of 5 meter per second after hitting the wall. Find impulse of the force by the on the ball by the wall. आपसे ये भी पूछ सकते थे कि बॉल किस तरफ फोर्स लगाएगी, तो भी लेफ्ट की तरफ. जिस तरफ इम्पल्स आएगा उसी तरफ फोर्स होगा, है ना. ये पहली बात थी. दूसरा, आपसे मान लीजिए ये पूछ लें, अच्छा ये जो टक्कर होती है बॉल और वॉल के बीच, इसका इंटरवल बहुत ही छोटा होता है ना? तो मान लीजिए यहीं से पे आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछ लें इसी में. दूसरा क्वेश्चन, if time interval of collision is 5 millisecond
if time interval of collision is 5 millisecond, find average force by the wall on ball. अब आप सोच के देखिए बेटा, जब ये बॉल की टक्कर हो रही होगी तो उस टाइम जो फोर्स होगा वो बहुत ही अजीब सा कुछ आएगा, है ना, बिल्कुल डिफॉर्मेशन वगैरह हो रहा होगा। उस टाइम पे जो फोर्स है उसका फंक्शन लिख पाना पॉसिबल नहीं है। या तो आपको क्वेश्चन में वो दे दे भाई फोर्स कैसा फंक्शन है, वो भी अप्रोक्सीमेशन के साथ होता है। वो आपको जो भी फंक्शन देंगे इस रियल लाइफ क्वेश्चन में, वो आपको जो भी फंक्शन देंगे फोर्स का, कहीं ना कहीं से वो एज्यूम किया हुआ होगा कि मान लेते हैं ऐसा है। जनरली हमें वो फोर्स पता नहीं होता, कुछ भी इरेगुलर सा फोर्स है। लेकिन आपसे पूछ लें कि एवरेज फोर्स क्या होगा, तो इस एवरेज फोर्स के लिए मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा लिख सकता हूं कि एवरेज फोर्स इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू इम्पल्स, और एवरेज फोर्स की वैल्यू इक्वल टू इम्पल्स वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, और आपने इम्पल्स पीछे कैलकुलेट किया है -30 I cap, so it is -30 I cap which is in kg Newton, sorry Newton into second or kg meter per second upon time is 5 millisecond। देखो कितना आया ये, -6 into 10⁻³ I cap न्यूटन। काफी फोर्स है ये, -6000 न्यूटन लिखा हुआ है ये आई कैप, माइनस आई कैप डायरेक्शन, 6000 न्यूटन का फोर्स आ रहा है। ये देखो ये फोर्स इतना ज्यादा क्यों है बेटा, इतने कम टाइम में ठीक ठाक मोमेंटम में चेंज कर दिया। सोच के देखिए, टक्कर का टाइम बहुत ही कम होता है, उतने ही कम टाइम में इसने बॉल के मोमेंटम को 10 से इधर की तरफ वापस में, सॉरी बॉल की वेलोसिटी को पॉजिटिव में 10 से निगेटिव में 5 कर दिया। तो ये फोर्स बहुत ही कम टाइम के लिए लगा, और लेकिन इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा था। तो इस फोर्स ने मोमेंटम में एक सिग्निफिकेंट चेंज किया, क्योंकि जो इंपल्स होता है ना वो होता है एफ डी टी। तो अगर ये इम्पैक्ट बहुत ही छोटे टाइम के लिए हो रहा हो, ये डेल्टा टी ही बहुत छोटा हो, ऐसे लिख लो चाहो तो एफ एवरेज डेल्टा टी, अगर ये डेल्टा टी बहुत ही छोटा हो और हमें कंसिडरेबल इम्पल्स चाहिए, मतलब कंसिडरेबल चेंज इन मोमेंटम चाहिए, तो ये जो फोर्स आना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही ज्यादा होता है। ऐसा कहाँ होता है, जनरली जहां भी टक्कर हो रही होती है, कोलिजन के जो केसेस होते हैं उसके अंदर ऐसा होता है कि जो फोर्स होता है ना वो काफी लार्ज मैग्नीट्यूड का होता है, और उसका इम्पैक्ट टाइम बहुत ही कम होता है। तो उसका जो इम्पल्स आता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब उसका एक कंसिडरेबल इम्पल्स आ जाता है, क्योंकि वो जो डेल्टा टी है वो बहुत ही छोटा है। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखें। जैसे कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या आप सोच के देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से। एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर से दो लोग कूदते हैं, जैसे नहीं कूदना चाहिए, ताकि एक बिल्डिंग के ऊपर से दो लोग कूदते हैं, ठीक है। यहाँ पे हार्ड सरफेस है, हार्ड सरफेस, और यहाँ पे गद्दा लगा हुआ है, कुशन, गद्दा। तो अपन ये सोच सकते हैं कि दूसरे केस में तो आदमी को कुछ नहीं होगा, लेकिन पहले केस में आदमी की हड्डियां टूट जाएंगी। मानते हो सब लोग, मानते हो ना? पहले केस में आदमी की हड्डियां टूट जाएंगी, लेकिन दूसरे केस में आदमी को कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सोच के देखो क्यों नहीं होगा। दोनों केस में अगर ये आदमी यहाँ से कूदता है h हाइट की बिल्डिंग से, तो जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो उसकी स्पीड √2gh होगी। दोनों केस में उसकी स्पीड कितनी होगी, √2gh। वो जमीन को सेम स्पीड से हिट करेगा, है ना, सुनना ध्यान से, वो जमीन को सेम स्पीड से हिट करेगा। हिट करते ही पहले केस में उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, दूसरे केस में भी उसकी वेलोसिटी 0। तो मैं पूछूं पहले केस में इंपल्स क्या था, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम m डेल्टा v।
तो m डेल्टा v इज √2gh। मान लेते हैं ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव है, वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना, m इंटू √2gh। इसमें भी इम्पल्स कितना आएगा, आदमी का मास इंटू डेल्टा v, दैट इज m इंटू √2g। देखो दोनों केस में इम्पल्स सेम है। बहुत लोग इसका आंसर देते हैं कि इम्पल्स करने ऐसा हुआ, तो दोनों केस में इम्पल्स तो सेम है, देयर इज नो डिफरेंस इन इम्पल्स। दोनों में √2gh से आ रहा था, दोनों में स्पीड बाद में 0 हो जानी है ना, लेकिन टाइम इंटरवल डिफरेंट है, टाइम इंटरवल डिफरेंट है, एवरेज फोर्स डिफरेंट आएगा, है ना। आप इस इम्पल्स को भी लिखोगे दोनों केसेस में कि इम्पल्स इक्वल टू एवरेज फोर्स इंटू dt। तो जिसमें ये डेल्टा टाइम ज्यादा होगा उसमें इम्पल्स सेम होने के लिए एवरेज फोर्स कम होगा। इसके अंदर क्या होता है कि कुशन के अंदर वो वेलोसिटी 0 होने का टाइम थोड़ा ज्यादा होता है, तो उसमें टाइम इज लेस, सॉरी टाइम इज मोर, और इसमें टाइम इज लेस। सेम इम्पल्स के लिए या सेम चेंज इन मोमेंटम के लिए इसमें कम टाइम लगता है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मोर एवरेज फोर्स, सॉरी लेस फोर्स, और यहाँ पे मोर फोर्स। तो वो जो फोर्स आता है ना ज्यादा, उसके कारण डैमेज होता है, ना कि चेंज इन मोमेंटम के कारण या ना कि इम्पल्स के कारण। तो डैमेज जो हो रहा है क्योंकि वही चेंज इन मोमेंटम कम टाइम में हो जा रहा है, तो कम टाइम में हुआ हार्ड सरफेस तो ज्यादा फोर्स आया होगा, तो ज्यादा चोट लगती है। दूसरे में ज्यादा टाइम में हुआ तो कम चोट लगती है। सेम एग्जांपल देते हैं जब हम बॉल को कैच कर रहे होते हैं। बहुत जगह अपन 9-10 में सीखते हैं ना कि बॉल को जब कैच किया जाता है तो हाथ को पीछे क्यों करते हैं, अगर हाथ सामने रखे तो हाथ में चोट लगेगी, क्योंकि हमने क्या किया, बॉल की वेलोसिटी को v से 0 किया, मतलब हमने बॉल की मोमेंटम को चेंज किया, कितने से, mv से। वो मोमेंटम का चेंज अगर ज्यादा टाइम में होगा तो इम्पल्सिव फोर्स कम, तो फोर्स कम आएगा, और वही चेंज इन मोमेंटम अगर बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो गया, हमने तुरंत रोक दिया, तो फोर्स ज्यादा आएगा, है ना। तो ऐसे की जो चोट लगती है ना, चोट लगने का कारण होता है वो फोर्स ज्यादा होना। इम्पल्स तो सेम है, अगर हम सेम मोमेंटम का चेंज लेके चल रहे हैं तो मैथमेटिकली इम्पल्स की वैल्यू सेम है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अपन ने सिंपल इम्पल्स निकाल लिया, इम्पल्स को अपन ने चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? और इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसका ध्यान रखेंगे। चलो एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है। ये एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, इसके ऊपर से एक बॉल को हिट किया गया, सॉरी हिट नहीं, ड्रॉप किया गया। ये 20 मीटर हाइट है, यहां से ड्रॉप किया गया। बॉल का मास है 0.4 kg। If the ball rebounds up to a height of 5 meter, if the ball rebounds up to a height of 5 meter, 5 मीटर की हाइट तक रिबाउंड होता है, find first question impulse of force on ball, दूसरा क्वेश्चन एवरेज फोर्स। और आपके पास दे रखा है कि जो डेल्टा टी है, इंटरेक्शन टाइम, जितने टाइम तक टक्कर हुई, वो दे रखा है आपका 10 मिली सेकेंड। इंटरेक्शन टाइम दे रखा है आपका 10 मिली सेकेंड, है ना। और आपको ये मानना है कि ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव। आपको साइन कन्वेंशन भी दे रखा है, तो आपको इम्पल्स और एवरेज फोर्स पूछा गया है। दोनों का आंसर साइन के साथ बताना है, जल्दी बताइए। 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया है, 5 मीटर की हाइट तक रिबाउंड हो रहा है, तो अपने को बताना है कि इम्पल्स क्या होगा और एवरेज फोर्स क्या होगा। कोलिजन का टाइम दिया है 10 मिली सेकेंड, कोलिजन टाइम इज 10 मिली सेकेंड।
जल्दी, ग्राउंड के फोर्स का इंपल्स निकालना है, ग्राउंड के फोर्स का इंपल्स निकालना है। कोलिजन के ड्यूरिंग ग्राउंड के फोर्स का इंपल्स निकालना है। देखो ध्यान से, कितनी स्पीड से इसने हिट किया होगा नीचे की तरफ, √2gh। इनिशियल स्पीड से इसने हिट किया होगा ग्राउंड को, क्या होगा, √2gh। तो √2 इंटू 10 इंटू 20, मतलब ये 20 मीटर पर सेकेंड से आया होगा, ठीक है। और रिबाउंड कितने से हुआ होगा, तो 5 मीटर तक वापस गया है, तो रिबाउंड की स्पीड भी क्या लिखेंगे, √2gh। तो √2 इंटू 10 इंटू 5, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये 20 की स्पीड से आया है और 10 की स्पीड से वापस गया है, टक्कर के पहले और बाद। ये समझ में आता है क्या सबको? क्योंकि इसने कहा है कि 20 मीटर से ड्रॉप किया है और 5 मीटर तक ऊपर गया है, तो इसका मतलब इसने जमीन को जब हिट किया होगा तो उसकी स्पीड 20 थी, और जब ये रिबाउंड हुआ होगा तो इसकी स्पीड 10 थी। बोलो भाई, ये मानते हैं सब लोग? कोलिजन के ठीक पहले और ठीक बाद इसकी स्पीड, ग्राउंड के फोर्स का ही पूछा है आपने, है ना। अब इम्पल्स पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। मास कितना है, 0.4, फाइनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है 10, इनिशियल नीचे की तरफ है, तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 30, कितना हो गया 12 प्लस 12 केजी मीटर पर सेकेंड। न्यूटन इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। दिस इज इम्पल्स, 12 केजी मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। ये पहला क्वेश्चन आ गया, इम्पल्स, ग्राउंड के फोर्स का इम्पल्स आ गया 12 केजी मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या पूछा है, एवरेज फोर्स। अच्छा, प्लस का मतलब एवरेज फोर्स ऊपर ही आएगा। एवरेज फोर्स कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, इम्पल्स इक्वल टू एवरेज फोर्स इंटू डेल्टा टी। कितना हो गया ये, 12 इज इक्वल टू एवरेज फोर्स, ये बताना है, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना दिया है, 10 मिली सेकेंड, मतलब 10 इंटू 10 टू पावर -3। So average force is equal to 1.2 into 10 raised to power 3 Newton. This is force, और ये भी प्लस में आएगा, जिस तरफ इम्पल्स आया उसी तरफ फोर्स भी आएगा। तो आंसर इज 1.2 into 10 raised to power 3 न्यूटन, मतलब 1200 न्यूटन। फोर्स कितना आ गया यहाँ से, 1200 न्यूटन। तो 1200 न्यूटन का फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, उतना फोर्स लगा होगा बॉल पे, तब जाके उसकी वेलोसिटी इतनी से इतनी हो गई। बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए, क्योंकि सोच के देखो उस फोर्स ने इसके मोमेंटम को चेंज किया बहुत ही कम टाइम में, कंसिडरेबल चेंज लाया वो इसकी मोमेंटम में। दिस इज द इम्पल्स। कोई दिक्कत किसी को? हाँ भाई, कोई दिक्कत किसी को? चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, फिर इसी में कुछ और बातें सीखेंगे। इस बार मैं 2D में ले रहा हूं। कि बॉल ऐसे आई और ऐसे गई, आई थी बॉल इस लाइन के लॉन्ग 10 मीटर पर सेकेंड से, ये एंगल था आपका 53 डिग्री, और गई है बॉल इस लॉन्ग 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये एंगल है 37 डिग्री, है ना। बॉल ऐसे आई थी, ऐसे गई, ये ग्राउंड है, रफ ग्राउंड, रफ ग्राउंड है ना।
और आपको डायरेक्शंस बता रखे हैं कि आपको इधर की तरफ मानना है एक्स एक्सिस प्लस में, इधर की तरफ मानना है पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक। और जो बॉल जिसकी टक्कर के बारे में कहानी हो रही है उसका मास है 0.5 kg। वो 10 मीटर पर सेकेंड से आई ऐसा हॉरिजॉन्टल के साथ 53 डिग्री के एंगल पे, और वो 5 मीटर पर सेकेंड के साथ गई वर्टिकल के साथ, सॉरी हॉरिजॉन्टल के साथ ही 37 डिग्री के एंगल। तो आपसे पूछा गया है फाइंड, पहला क्वेश्चन, टोटल इम्पल्स ऑफ फोर्स बाय ग्राउंड। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है फाइंड इम्पल्स ऑफ नॉर्मल, और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है फाइंड इम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन। नॉर्मल का भी इम्पल्स बताइए और फ्रिक्शन का भी इम्पल्स बताइए, दोनों का इम्पल्स बताना है। किसमें पहले तो टोटल इम्पल्स बताइए, फिर ये बताइए नॉर्मल का इम्पल्स क्या होगा और फ्रिक्शन का इम्पल्स क्या होगा। सॉल्व कीजिए। 0.5 kg की बॉल है, 10 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, और उसके बाद की वेलोसिटीज भी आपको दे रखी है। कंपोनेंट्स कीजिए, चेंज इन मोमेंटम निकालिए, इम्पल्स निकालिए, और फिर बताइए कौन सा इम्पल्स नॉर्मल का है, कौन सा इम्पल्स फ्रिक्शन का। कंपोनेंट्स करना। मोमेंटम तो निकालना है, वेलोसिटी के कंपोनेंट तो करना है बस, वो भी सिंपल वाले कंपोनेंट है। ये एंगल 53 है तो ये एंगल 53 है, तो ये 6 मीटर पर सेकेंड इधर है और ये 8 मीटर पर सेकेंड इधर है। और बाद की वेलोसिटी उसके भी कंपोनेंट कर लो। ये 37 है तो ये 37 है, इधर की तरफ है 4 मीटर पर सेकेंड, इधर की तरफ है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में लिख लो। 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। चलो देखते हैं, तो इम्पल्स क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑलरेडी दे रखा है, तो आपको उसी को फॉलो करना होगा। फाइनल वेलोसिटी इज 4i कैप प्लस 3j कैप, so it is 4i cap plus 3j cap minus initial velocity is 6i cap minus 8j cap, 6i cap minus 8j cap। ठीक है, ये मैंने लिखा है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसको सॉल्व करें, so it is 0.5 into 4i cap minus 6i cap is minus 2i cap, 3j cap plus 8j cap is plus 11j cap। तो ये इम्पल्स वेक्टर जो पूरा का पूरा आ रहा है दैट इज इक्वल टू माइनस आई कैप एंड प्लस 5.5 जे कैप। देख लो ये नहीं आ रहा क्या, माइनस आई कैप प्लस 5.5 जे कैप। बोलो भाई, इसमें क्या दिक्कत आई वैसे अपने को। कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए इसमें।
इसमें कोई दिक्कत हो किसी को तो पूछ लीजिए। ये कंपोनेंट्स किए और इम्पल्स क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास रखा और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत किसी को? दिस इज इम्पल्स वेक्टर। जल्दी हाँ ना कुछ तो बताइए। ठीक है, तो ये इम्पल्स है। अच्छा देखें जरा ये इम्पल्स कहाँ आया, इस वेक्टर को जरा ड्रॉ करके देखें। तो ये अपना ग्राउंड था, जो एक्सिस सिस्टम है उसके रिस्पेक्ट में ये इधर की तरफ माइनस आई कैप वाला वेक्टर है, और ऊपर की तरफ 5.5 जे कैप है। दिस इज इम्पल्स वेक्टर। आई वेक्टर लिख लो, कुछ जगह आई लिखा मिलेगा, कुछ जगहों पे जे लिखा मिलेगा। स्टैंडर्ड सिंबल जे है। इम्पल्स, आई फॉर इम्पल्स बहुत जगहों पे लिखा मिल जाएगा, टेबल में भी लिख देते हैं। ये इम्पल्स कौन से फोर्स का होगा भाई, सोचो जब बॉल की टक्कर हुई होगी तो बॉल पे कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं, इधर की तरफ नॉर्मल और ग्राउंड के पैरेलल फ्रिक्शन। तो ये जो जे कैप वाला इम्पल्स है दैट इज इम्पल्स ऑफ नॉर्मल, और ये जो माइनस आई कैप वाला इम्पल्स है दैट इज इम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहाँ लगता है, सरफेस के पैरेलल, नॉर्मल कहाँ लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो दूसरा क्वेश्चन अपने से क्या पूछा था, इम्पल्स ऑफ नॉर्मल। तो इम्पल्स ऑफ नॉर्मल को क्या लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू इम्पल्स का कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर है दैट इज 5.5 जे कैप, और इम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज इम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन, इट इज माइनस आई कैप। ये रहा, आती बात समझ में कि अपने को ये पता है कि नॉर्मल जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है वो फोर्स, तो उसका इम्पल्स जो आएगा या नॉर्मल जो वेलोसिटी में चेंज करेगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और जो फ्रिक्शन आता है वो सरफेस के पैरेलल आता है, तो जो फ्रिक्शन वेलोसिटी में चेंज करेगा वो सरफेस के पैरेलल करेगा। सो द इम्पल्स ऑफ नॉर्मल इज 5.5 जे कैप एंड इम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन इज माइनस आई। हम ये भी बता सकते हैं कि इम्पल्स का कौन सा कंपोनेंट कौन सा फोर्स लेके आया होगा। डन। चलिए, ये तो हो गई इम्पल्स के बारे में जनरल सी बातें। जनरली इम्पल्स क्या होता है, कैसे होता है, ये सब अपन ने सीख लिया है ना। तो इम्पल्स क्यों आता है, अगर हम बेसिकली सोच के देखें कि इम्पल्स क्यों आता है, नहीं इम्पल्स क्या है, तो एफ डी टी का की वैल्यू है ये, फोर्स इंटू टाइम, है ना, फोर्स इंटू टाइम की वैल्यू, एफ डी टी की वैल्यू। एक चीज और है कि जैसे फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर में होते हैं ना, वैसे इम्पल्स भी होगा। जैसे फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर में आप लगाते हो वैसे ही इम्पल्स भी होगा। जैसे मान लीजिए कि एक बॉल से और एक बॉल की टक्कर हो रही है ना, तो ड्यूरिंग कोलिजन जो आप इम्पल्स डायग्राम बनाओगे तो आप कहोगे कि इस बॉल पे इम्पल्स इस तरफ आएगा, इंटीग्रेशन एफ डी टी, जिसको आप आई कह सकते हो, और दीवार पे इम्पल्स इस तरफ आएगा। इस टक्कर के कारण जो इम्पल्सेस आएंगे वो ऐसे बनेंगे, क्योंकि बॉल दीवार पे फोर्स लगाएगी, दीवार बॉल पे फोर्स लगाएगी, तो इन दोनों पे अगर फोर्स आएगा सेम टाइम के लिए, सेम फोर्स, इक्वल ऑपोजिट बाय न्यूटन थर्ड लॉ, तो इम्पल्स भी ऐसे ही आएंगे, इक्वल ऑपोजिट। फिर आप कहोगे सर बॉल के मोमेंटम में तो चेंज हुआ, दीवार के मोमेंटम में भी तो चेंज होना चाहिए ना। भाई इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, दीवार क्यों नहीं चली, तो सोच के देखो दीवार नीचे से फिक्स है, तो यहां से भी एक कोई फोर्स आया होगा जिसने दीवार को बैलेंस कर दिया। अगर ये दीवार की जगह एक ऐसा सिर्फ ब्लॉक रखा होता और हम इसके ऊपर बॉल को हिट करते तो क्या होता, ये ब्लॉक आगे जाता, ये बॉल ब्लॉक भी मूव होता ना। तो दीवार और ब्लॉक में अंतर समझ में आया कि दीवार क्यों नहीं मूव हुई, कि दीवार पे उस इम्पल्स को किसी ने नीचे बैलेंस कर दिया, जहां से दीवार फिक्स है रॉड से या पिलर कंक्रीट जैसे ही बना हुआ है। और यहाँ पे अगर एक फ्री ब्लॉक रखा होता, इसको ऐसे हिट करते तो फ्री ब्लॉक मूव करता, क्योंकि उसको इस इम्पल्स जो आया उसको कोई बैलेंस करने वाला नहीं था। यही अपना अगला टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट डे, दैट इज कोलिजन। दैट इज कोलिजन। कुछ कह नहीं सकते प्रियांशु, पलटेगा नहीं पलटेगा, ये पलटेगा नहीं पलटेगा ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है, अपन देखेंगे।
है ना, वो अपना अगला टॉपिक है। दिस इज कोलिजन, है ना, उसको अपन सीखेंगे, ठीक है, कि कब पलटेगा कब नहीं पलटेगा, उन सबकी अपनी अपनी कंडीशन होती है। और अभी मैंने आपको बस ये समझाया कि इम्पल्स दोनों पे इक्वल ऑपोजिट आता है। तो जैसे अपन फोर्स डायग्राम बनाते हैं या फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, वैसे ही आप इसको कई बार लिखा मिलेगा आपको, ये इम्पल्स डायग्राम। क्या है ये? इम्पल्स डायग्राम। इम्पल्स डायग्राम का मतलब जो जो फोर्स आ रहे हैं आपको उनके इम्पल्सेस ड्रॉ करने हैं, है ना। जैसे आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, वैसे ही आप इम्पल्स डायग्राम भी बना सकते हो कि भाई फोर्स इक्वल ऑपोजिट है तो इम्पल्स भी इक्वल ऑपोजिट लगता है। सो इम्पल्स डायग्राम कैन आल्सो बी ड्रॉन। आगे अपन कुछ क्वेश्चंस लेंगे, इस चैप्टर में कम लेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में कुछ जगहों पे ये इम्पल्स डायग्राम काफी काम आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज जनरल आइडिया अबाउट इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? तो इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। अब देखो, एक टाइप के फोर्सेस होते हैं जिनको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्सेस। इम्पल्सिव फोर्सेस। एक तो इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्सेस दिखते एक जैसे हैं बट हैं थोड़े से डिफरेंट। इम्पल्स आप किसी भी फोर्स का निकाल सकते हो। मैं आपसे बोलूं ना, एक बॉल को ड्रॉप किया और वो जमीन पे हिट कर रहा है, तो mg का इम्पल्स निकालिए, तो आप mg का इम्पल्स निकाल सकते हो। मैं आपसे बोलूं कि बॉल को यहां से हिट ड्रॉप किया, है ना, वो ग्राउंड को हिट करता है, h हाइट से ड्रॉप किया, वो ग्राउंड को हिट करता है वेलोसिटी √2 से, तो यहां से यहां तक mg का इम्पल्स निकालिए, इम्पल्स ऑफ mg। तो आप लिखोगे mg का इम्पल्स, तो भाई यहां से हिट करने से ठीक पहले तक उस पर एक ही फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लगा? mg का। और उस फोर्स कारण क्या हुआ? मोमेंटम में चेंज हुआ। तो इम्पल्स इज मास इनटू वेलोसिटी। दिस इज इम्पल्स ऑफ mg। आप किसी भी फोर्स का इम्पल्स निकाल सकते हो, चाहे वो फोर्स कम हो, mg जैसा फोर्स हो, स्प्रिंग फोर्स हो, एक्सटर्नल फोर्स हो, या कोई टक्कर हो रहा हो उसका फोर्स हो। ये अपन टक्कर के फोर्सेस का इम्पल्स निकाला है, बट अपन mg का भी इम्पल्स निकाल सकते हैं। जैसे अपन ने इम्पल्स का पहला सवाल किया था ना, ये फोर्स का फंक्शन था F इक्वल टू 2t, अपन ने इस फोर्स का इम्पल्स निकाला। तो अपन किसी भी फोर्स का इम्पल्स निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये इम्पल्सिव फोर्सेस क्या होते हैं? तो कई बार क्या होता है कि बहुत ही कम टाइम के लिए कोई फोर्स लगे और उसका ठीक ठाक इम्पल्स होता है, मतलब वो मोमेंटम में कंसिडरेबल चेंज ला पाता है। दीज आर फोर्सेस ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड। These are forces of large magnitude which act for very small time interval. Time interval, बहुत ही लार्ज मैग्नीट्यूड का फोर्स हो जो बहुत ही कम टाइम इंटरवल के लिए लगता हो, एंड चेंजेस द मोमेंटम, मोमेंटम को चेंज करते हैं। These are the forces of large magnitude which act for very small time interval and changes the momentum. Such forces are known as impulsive forces. है ना। तो इम्पल्सिव फोर्सेस क्या होते हैं कि वो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड बहुत ही ज्यादा हो और बहुत ही कम टाइम के लिए एक्ट करें। क्योंकि सोच के देखो, अगर मैं कहूँ कि फोर्स बहुत ज्यादा है और वो बहुत ही छोटे टाइम पे लगा, इसको मैं चलो एवरेज फोर्स इंटू डेल्टा टी लिख देता हूँ, है ना। ये काफी लार्ज है और ये बहुत स्मॉल है, तो इसका एक कंसिडरेबल प्रोडक्ट आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू इम्पल्स, एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। मतलब एक लार्ज मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर बहुत छोटे टाइम के लिए भी लगता है तो वो मोमेंटम को चेंज कर सकता है। सच फोर्सेस आर नोन एज इम्पल्सिव फोर्सेस। ये बात समझ में आई क्या? कि इम्पल्स एक क्वांटिटी है, इम्पल्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी जो हम किसी भी फोर्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ डी टी इज इम्पल्स, या एवरेज फोर्स इनटू टाइम, या चेंज इन मोमेंटम। वी कैन कैलकुलेट इम्पल्स फॉर एनी फोर्स। इम्पल्सिव फोर्सेस में कौन से फोर्स को कह रहा हूं कि ये वो फोर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है और जो बहुत ही छोटे टाइम के लिए लग के भी मोमेंटम में ठीक ठाक चेंज ला देते हैं, इनको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्सेस। जैसे यहाँ जो फोर्सेस थे ना, यहाँ ये देखो फोर्स बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड का था
और बहुत ही कम टाइम के लगा, 10 मिली सेकेंड, ये फोर्स था। दिस फोर्स इज इम्पल्सिव। ये सारे इम्पल्सिव फोर्सेस। द इम्पल्सिव फोर्सेस आर द फोर्सेस which act for very large, which have very large magnitude and act for very small interval of time. Such forces are known as impulsive forces. बोलो, मानते हो क्या? बोलो भाई। इसका मतलब अगर किसी पार्टिकल पे इम्पल्सिव फोर्स आ रहा है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर किसी पार्टिकल पे इम्पल्सिव फोर्स आ रहा है या किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स आ रहा है, तो मैं उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकता, क्योंकि इम्पल्सिव फोर्स का काम ही क्या है? मोमेंटम को चेंज करते। तो नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस क्या होंगे? नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस, नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस द फोर्सेस जनरली स्मॉलर मैग्नीट्यूड के होते हैं, which cannot change the momentum in very small time interval. Very small time interval. What are non-impulsive forces? These are the forces which cannot change the momentum in very small time interval. इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्मॉल मैग्नीट्यूड के फोर्स होते हैं। मतलब अगर नॉन इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है बहुत छोटे टाइम के लिए, तो हम कहेंगे नॉन इम्पल्सिव फोर्स उस पार्टिकल का या उस सिस्टम का मोमेंटम कंसिडरेबली चेंज नहीं करेगा, जबकि इम्पल्सिव फोर्स उस पार्टिकल का मोमेंटम कंसिडरेबली चेंज करेगा। बात समझ में आती है क्या? सबसे पहले इम्पल्सिव फोर्स और नॉन इम्पल्सिव फोर्स में अंतर क्या है कि अगर फोर्स ऐसा है जो बहुत ही कम टाइम में मोमेंटम को चेंज कर सकता है, तो वो फोर्स इम्पल्सिव है। इसका मतलब हम उसकी प्रेजेंस में, अगर वो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स है, तो हम उसकी प्रेजेंस में मोमेंटम कंजर्व नहीं करवा सकते। जबकि अगर एक पार्टिकल या एक सिस्टम पे नॉन इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है, तो हम किसी छोटे से इंटरवल में मोमेंटम कंजर्व करवा सकते हैं। बोलो भाई। जल्दी बोलो। इसी बात को मैं लिखने वाला हूँ, समझाऊंगा इसका मतलब क्या है ना? कुछ जगहों पे ये काम आता है। सुनना, मैं क्या लिखने वाला हूँ? इट मीन्स वी cannot apply equation of momentum conservation. It means we cannot apply equation of momentum conservation in a particular direction. It means we cannot apply equation of momentum conservation in a particular direction for a system. System मतलब particle या particles का combination, कुछ भी. If impulsive force is present, it means we cannot apply equation of momentum conservation in a particular direction for a system if impulsive force is present in that direction. अगर उस डायरेक्शन में इम्पल्सिव फोर्स प्रेजेंट है, तो हम उस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन नहीं लिख सकते, क्योंकि इम्पल्सिव फोर्स का काम ही क्या है? मोमेंटम को चेंज कर देना। एंड इट मीन्स वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ momentum conservation in a particular direction
फॉर अ स्मॉल टाइम है, फॉर अ स्मॉल टाइम interval, it means we can apply equation of momentum conservation in a particular direction for a small time interval for a system if there is no impulsive force. पहली बात क्या है कि अगर किसी डायरेक्शन में इंपल्सिव फोर्स है तो हम किसी छोटे इंटरवल के लिए भी उस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। और दूसरा है कि अगर किसी डायरेक्शन में इंपल्सिव फोर्स नहीं है तो हम छोटे इंटरवल के लिए उस पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि देयर इज नो नॉन इंपल्सिव फोर्स, देयर इज नो नॉन इंपल्सिव फोर्स मतलब देयर कैन बी नॉन इंपल्सिव फोर्सेस। बताता हूं इसका एग्जांपल। इंपल्सिव फोर्सेस मतलब हम नॉन इंपल्सिव फोर्सेस की प्रेजेंस में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं किसी छोटे इंटरवल के लिए। ये बात समझ में आई? अभी तक मैंने आपको जब मोमेंटम कंजर्वेशन सिखाया था तो मैंने आपसे कहा था कि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। अब मैं मोमेंटम कंजर्वेशन को फिर से स्टेट कर रहा हूं कि अगर मैं किसी डायरेक्शन में एक सिस्टम पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूं तो उस सिस्टम पे उस डायरेक्शन में कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं होना चाहिए। पहले मैंने कहा था फोर्स नहीं होना चाहिए, अब मैं कह रहा हूं इंपल्सिव फोर्स नहीं होना चाहिए। तो अपन नहीं लगाते हैं, अपने वैसे क्वेश्चन करने की नीड नहीं आती है। ये सिखा क्यों रहा हूं? तो ऑब्वियस सी बात है नॉन इंपल्सिव फोर्स सफिशिएंट टाइम तक लग जाए तो वो मोमेंटम को चेंज करेगा, वैसा केस भी नहीं होता है ना। ऑब्वियसली अपन इसलिए मैंने स्मॉल टाइम लिख दिया है ना, क्योंकि काम यही चीज सोचने के काम आती है। मैंने आपको अभी से पहले क्या बताया था, व्हाट वाज मोमेंटम कंजर्वेशन, कि अगर किसी डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है ना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मैं सिस्टम पे उस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख सकता हूं। मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं कि अगर मुझे किसी डायरेक्शन में पता है कि इस डायरेक्शन में कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं है तो मैं एक छोटे इंटरवल के लिए उस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लिख सकता हूं। तो बस इसी चीज को मैं फिर से लिख रहा हूं एक बार। We can apply momentum conservation for a small interval in the presence of external non-impulsive force। अगर एक्सटर्नल फोर्स नॉन इंपल्सिव है तो हम छोटे इंटरवल के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। वी कैन अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन फॉर स्मॉल इंटरवल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल नॉन इंपल्सिव फोर्स, क्योंकि स्मॉल इंटरवल के लिए नॉन इंपल्सिव फोर्स मोमेंटम चेंज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से फोर्सेस इंपल्सिव होते हैं, कौन से फोर्सेस नॉन इंपल्सिव होते हैं। तो ध्यान से सुनिए, और एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है, इंटरनल फोर्स की कोई मतलब ही नहीं है। फोर्सेस ऑफ कोलिजन, कोलिजन के जो फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस ऑफ कोलिजन आर ऑलवेज इंपल्सिव। फोर्सेस ऑफ कोलिजन आर ऑलवेज इंपल्सिव। टक्कर के जो फोर्स होते हैं वो हमेशा इंपल्सिव होते हैं। फोर्सेस ऑफ कोलिजन आर ऑलवेज इंपल्सिव, है ना, हमेशा इंपल्सिव होते हैं। ठीक है, मतलब अगर दो पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, ये v1 से आ रहा है, ये v2 से आ रहा है,
तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल। इनके बीच नॉर्मल रिएक्शन ड्यूरिंग कोलिजन, वो क्या है? इज इम्पल्सिव। इनके बीच जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो कैसा है? इम्पल्सिव, है ना? क्योंकि कोलिजन के फोर्सेस हमेशा क्या होते हैं? इम्पल्सिव। एक बॉल को जमीन पे फेंकें तो जमीन से जो बॉल की टक्कर हुई तो बॉल और जमीन के बीच का फोर्स कैसा है? इम्पल्सिव। सेकेंड पॉइंट, mg, या मैं इसको और लिख दूं तो यहाँ mg लिख रहा हूं, वरना मुझे सही से लिखना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स आर ऑलवेज नॉन इम्पल्सिव। ये हमेशा नॉन इम्पल्सिव होते हैं। ये हमेशा कैसे होते हैं? नॉन इम्पल्सिव। मतलब मैं इसकी प्रेजेंस में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए। मैं इनकी प्रेजेंस में बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं, क्योंकि ये हमेशा कैसे होते हैं? नॉन इम्पल्सिव। क्यों होते हैं नॉन इम्पल्सिव? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। इसका मैग्नीट्यूड kx है और x अचानक से चेंज नहीं होता। इसका मैग्नीट्यूड mg है और ये अचानक से चेंज नहीं होता। तो इन फोर्सेस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो ही नहीं सकती अचानक से। तो सो दीज आर नॉन इम्पल्सिव। पता है इसका फायदा कैसे? तुम्हें सवाल मिलेंगे, सुनना। कि एक स्प्रिंग के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना? यहां से एक छोटा सा ब्लॉक और ड्रॉप किया गया, ठीक है? इसके ऊपर इसको ड्रॉप किया गया तो क्या होगा? दोनों ब्लॉक के बीच टक्कर होगी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैन वी अप्लाई momentum conservation between block A and B just before and after their collision? क्या मैं इनके कोलिजन के ठीक बाद इन पे मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख सकता हूं? आंसर है यस। आंसर क्या है? यस। सुनो ध्यान से, जब इनका कोलिजन हो रहा होगा तो जस्ट बिफोर कोलिजन, तो आप कहोगे जस्ट बिफोर कोलिजन ये रुका हुआ है बी और ए कुछ आ रहा होगा यूए स्पीड से, है ना? इसकी वेलोसिटी 0 है। एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं ये वी बी से जा रहा होगा और ये वी ए से जा रहा होगा। साथ साथ जाएंगे, क्या जाएंगे? अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ये सीखेंगे। इसका मास एम ए है, इसका मास एम बी है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से यहां तक? तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं एम ए इंटू यू ए, पहले का मोमेंटम इक्वल टू इसका मास एम ए है, एम ए इंटू वी ए प्लस एम बी इंटू वी बी। दिस इज मोमेंटम कंजर्वेशन। सोच के देखिए, यहाँ दो दो फोर्स आ रहे हैं। अभी इस सिस्टम पे दो दो फोर्स आ रहे हैं। कौन कौन से दो फोर्स आ रहे हैं? नीचे की तरफ दोनों का mg, ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स। ये दोनों फोर्स प्रेजेंट हैं, लेकिन मैंने टक्कर के ठीक पहले और ठीक बाद मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर दिया। क्यों यूज किया? किस रूल के अकॉर्डिंग? क्योंकि मैं जानता हूं ये दोनों फोर्सेस नॉन इम्पल्सिव हैं। जो इम्पैक्ट का टाइम होता है ये बहुत ही छोटा होता है, इतने छोटे से टाइम में मोमेंटम चेंज नहीं कर पाएंगे। सो वी अप्लाइड दिस। अब इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया? अब आपको पूरी बात समझ में आई होगी कि मैं क्या बता रहा हूँ। बोलो भाई, जल्दी बोलो। पूरी बात समझ में आई मैं क्या बता रहा था, कि इसका क्या यूज है? कि अपन ऐसे केसेस में मोमेंटम कंजर्वेशन लिख देंगे, है ना? ऐसे केसेस में हम मोमेंटम कंजर्वेशन लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि जो फोर्स
उस पे लग रहे थे, एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, ए और बी के बीच का फोर्स इंपल्सिव है, ए और बी के बीच का फोर्स इंपल्सिव, लेकिन वो इंटरनल है। इंटरनल फोर्स से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू विद द इंटरनल फोर्सेस ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम में ए और बी मान लिया तो इस पे सिर्फ बाहर के फोर्स देखेंगे, और इस पे बाहर के फोर्स है एमजी और स्प्रिंग फोर्स, एंड दोज आर नॉन इंपल्सिव। अंदर के फोर्स इंपल्सिव हो नॉन इंपल्सिव हो, उससे कोई मतलब नहीं होता मोमेंटम कंजर्वेशन में। ठीक है, तो अपन ने दो बातें सीखी, एक तो कि forces of collision are always impulsive and mg and spring force are always non impulsive। ठीक, कुछ और फोर्सेस हमने अपने जीवन में सीखे हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है कि वो इंपल्सिव है कि नॉन इंपल्सिव है। तो फोर्सेस बसते हैं नॉर्मल, टेंशन एंड फ्रिक्शन। मे बी impulsive और नॉन impulsive डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। नॉर्मल, टेंशन और फ्रिक्शन इंपल्सिव भी हो सकता है और नॉन इंपल्सिव भी हो सकता है, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि कब इंपल्सिव होगा कब नॉन इंपल्सिव। ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे देखना सिखाऊंगा, कब टेंशन इंपल्सिव होगा, कब नॉर्मल इंपल्सिव होगा, कब फ्रिक्शन इंपल्सिव होगा, ये मैं आपको देखना समझाऊंगा। अभी मैंने आपको सिखाया है कि जो कोलिजन के फोर्सेस होते हैं वो हमेशा इंपल्सिव होते हैं, एमजी और स्प्रिंग फोर्स हमेशा नॉन इंपल्सिव होता है, और नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन इंपल्सिव भी हो सकते हैं और नॉन इंपल्सिव भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं। एक पॉइंट और याद रखना है, ये तीनों पर नेक्स्ट डे देखना सीखेंगे। अगर कोई ऐसा दिख रहा हो कि इंपल्सिव फोर्स बैलेंस हो रहा है, इंपल्सिव फोर्स बैलेंस हो रहा है, कहीं ऐसा दिख रहा हो, तो इसका मतलब उसको कोई इंपल्सिव फोर्स ही बैलेंस कर रहा हो। impulsive force can be balanced by impulsive force only। impulsive force को सिर्फ impulsive force ही बैलेंस कर सकता है, मतलब जो अचानक से बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड का हो जाए वही बैलेंस कर सकता है, नॉन इंपल्सिव फोर्स कभी बैलेंस नहीं कर पाएगा। इस बात से मैं क्या कहना चाहता हूँ समझना। मान लो वही केस है कि एक दीवार है, ये यहाँ पे इसका कोई सपोर्ट है ना, और यहां से मैंने इस बॉल को इस पे स्ट्राइक कराया। ठीक है, अगर मैं दीवार का बीडी बनाऊं तो ड्यूरिंग कोलिजन इस दीवार पे इधर की तरफ जो फोर्स आया वो इंपल्सिव है, मानते हो क्या? इस दीवार पे इधर की तरफ एक इंपल्सिव फोर्स लगा जो बॉल ने लगाया, मानते हो? क्यों? ये फोर्स इंपल्सिव क्यों है? ये फोर्स इंपल्सिव क्यों है? दीवार पे जो बॉल ने फोर्स लगाया वो इंपल्सिव क्यों है? क्योंकि वो कोलिजन का फोर्स है, क्योंकि वो इंपल्सिव फोर्स बाय बॉल ऑन वॉल। क्यों? कोलिजन हो रहा है, बात समझ आई? बॉल ने जो दीवार पे फोर्स लगाया वो इंपल्सिव फोर्स है। क्यों इंपल्सिव है? क्योंकि वो कोलिजन का फोर्स है। बात समझ आई? बॉल ने दीवार को टक्कर मारी है, टक्कर के फोर्सेस हमेशा क्या होते हैं? इंपल्सिव, है ना? सोच के देखो, दीवार मूव हुई क्या? नहीं, मतलब इस इंपल्सिव फोर्स को किसी ने बैलेंस किया हो, इस इंपल्सिव फोर्स को किसी ने बैलेंस किया होगा। हॉरिजॉन्टल में इस इंपल्सिव फोर्स को बैलेंस किया होगा यहाँ इधर से सपोर्ट के फोर्स ने। ग्राउंड में जो भी लगा हुआ है, सीमेंट, कंक्रीट, जो भी मान लो, ये सपोर्ट का फोर्स होगा, इज इंपल्सिव। ये भी इंपल्सिव होगा। क्यों? क्योंकि इसने इसको बैलेंस किया है, बैलेंस्ड इट, मतलब इस टक्कर के फोर्स को इसने जो बैलेंस किया है ये भी इंपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि उसने एक टक्कर के फोर्स को बैलेंस किया है। इंपल्सिव फोर्स कैन बी बैलेंस्ड बाय इंपल्सिव फोर्स ओनली। सोच के देखो, ये दीवार की सपोर्ट अगर अच्छी ना, आप दीवार पे लात मारो किसी भी
वीक दीवार पे तो टूट जाएगी या सपोर्ट से हट जाती है। क्यों हट जाती है? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स आया दैट वाज इम्पल्सिव, वो उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, वो दीवार टूट गई। आपने यहाँ से इम्पल्सिव फोर्स लगाया, वो अपनी पूरी वैल्यू लगा दी, उसने पूरी ताकत लगा दी, वो उस फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाया, दीवार टूट गई। ये बात फील आई मैंने क्या बताया कि इम्पल्सिव फोर्स को हमेशा इम्पल्सिव फोर्स ही बैलेंस कर सकता है? जल्दी बताइए। इम्पल्सिव फोर्स को हमेशा इम्पल्सिव फोर्स ही बैलेंस कर सकता है। यहां तक की फील आ गई? यहां तक की फील आ गई सबको? मैंने आज क्या सिखाया? अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक अपने को सीखना बचा कि नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन कब इम्पल्सिव होते हैं, कब नॉन इम्पल्सिव, वो है। और फिर अपन कोलिजन सीखेंगे। एक्चुअली सीखना स्टार्ट हो चुका है, अभी जो अपन सीख रहे हैं इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्सेस का, वो भी कहीं ना कहीं से कोलिजन की बेसिक पार्ट से रिलेटेड मान सकते हो। तो अपन इसको सीखेंगे और अपन आगे चलेंगे। ठीक है, तो अपना आज का लेक्चर अपन यही फिनिश करते हैं।